हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुबायर और प्यूरिफाई से कि ग्रेविटी बस सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिशियन ने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। और वेल दिस इज सीरियस, क्योंकि अब तक साइंस के जितने भी बड़े से बड़े मिस्ट्रीज हैं, ब्लैक होल्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, स्ट्रिंग फूल डायरी की जितने भी अनआंसर क्वेश्चंस हैं, उसे सबके पीछे का रीजन हो सकता है ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट का जो जन्म है वही किड ऑन फ्लॉर्ड। यस, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आपको पूरा समझता हूँ। सो आप मुझे एक बात बताओ, ये बोतल सॉलिड क्यों है? वेल, आप खाओगे? सिंपली फंडामेंटल ऑन फोर्सेस की वजह से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोतल के एटम्स को हॉल करके इसे सॉलिड बनाए रखना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटॉमिक लेवल पर तो कम करते ही है, साथ ही माइक्रो लेवल पर भी कम करते हैं, जबकि ग्रेविटी छोटे लेवल पर डिटेक्टर ही नहीं होती। ये सिर्फ तब डिटेक्टर होती है जब यही तीनों फंडामेंटल फोर्सेस एटम्स को साथ लेकर एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, जिसके मैथ्स की वजह से ग्रेविटी पैदा होता है। अब ऐसे में गा को फंडामेंटल फोर्स ऑन ऑफ नेचर बोलना क्या सही है? क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिट भी करता है? बिकॉज जब हमने इसके बड़े में रिसर्च किया तब ये बात सामने आई कि ग्रेविटी का कांस्टेंट भी कांस्टेंटल में नहीं है, उसकी वैल्यू हर 5.9 ईयर्स में चेंज होती रहती है। और सो अगेन ऐसे में यही सवाल उठाता है कि कहानी ग्रेविटी फिजिक्स स्टोर ने मैथमेटिशिकल कन्वीनियंस के लिए तो नहीं जाती है। वेल, चलो देखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जैसे हमें पढ़ाया गया है उससे काफी डिफरेंट है। देखो, ग्रेविटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी हम उसे परसीव और फूल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके सोर्स का कंक्रीट एविडेंस नहीं है। और ये हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात होती है तो इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ह्यूमन माइंड में जन्म लेती है एक पॉलिसी कंफर्मेशन बाय। ये कंफर्मेशन बायोसिस कुछ और नहीं बल्कि हमारे नेचुरल टेंडेंसी है, जो नए थियरीज को एक्सप्लेन करने के लिए पुराने बिलीव्स पर नए एविडेंस ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने एक बॉल को गलती से उछाल तो ऊपर जाते वक्त टॉप पॉइंट पर और नीचे आते वक्त ये तीनों वक्त उसे लग रहे नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वीडियो पॉज करो और आपका जवाब कमेंट करो। वेल, अगर आपने आंसर दिया है कि ऊपर जाते वक्त फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, टॉप पर डाउनवर्ड या डायरेक्शनलेस और नीचे आते वक्त डाउनवर्ड, तो आप गलत हो, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है तीनों भी केसेस में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद उसे पर बस डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंटिन्यूअस एक्ट कर दी। अब लेट मी आस्क यू, आप सभी ने इस सवाल का जवाब गलत क्यों दिया? वेल, बिकॉज ऑफ योर कंफर्मेशन बाय। हम लॉजिकल बाइज्ड हैं कि मोशन और फोर्स दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है, और इन्हीं बार से इसको सिर्फ हम जैसे आम लोग ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को भी फेस करना पड़ता है। और यही वजह है कि उन्हें आज तक ग्रेविटी को समझना में इतना ट्रबल हो रहा है, जैसे कि पॉलीमथ रेनी डेकार्ड की वर्टेक्स थ्योरी। इस सीरी के अनुसार पूरा प्लेनेटरी मॉडल एक ट्रांसपेरेंट वॉर ऊपर सिचुएटेड है, जिसके सेंटर में सन और सेंटर से बाहर की और प्लैनेट्स प्रेजेंट है। इसी ट्रांसपेरेंट वर्टेक्स की वजह से हमें प्लेनेटरी मोशन के साथ साथ सारे प्लैनेट्स संकर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी व्हर्लपूल के सेंटर में बोट। अब उन्होंने ऐसा किस लिए कहा? बिगेस्ट उनकी ये धारणा थी कि फोर्स बिना मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकता, और वेल, उनकी यही धारणा की वजह से एटलिस्ट ये तो एक्सप्लेन हुआ कि सन और बाकी के प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटी है वो बेसिकली इस वर्टेक्स के मोशन से ही आई है। पर ऑन ऑफ कोर्स वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पे किस ग्रेविटी का एग्जैक्ट सोर्स, यानी कि स्रोत क्या है, यानी ये वो टैक्स एग्जैक्टली बनी क्यों रहा है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर न्यूटन मैदान में उतार गए। न्यूटन फिक्स पास बिलीवर थे और टेक्स्ट उनके फिक्स पीस बिलीव को डिस्टोर्ट कर रहा था, और इसीलिए न्यूटन ने टिकट के बिल्कुल इस पॉइंट पर हिट किया। जी, पर टिकट की थ्योरी फेल हो रही थी। एग्जैक्टली ग्रेविटी का सोर्स क्या है? इस सोर्स को प्रूफ करने गले उन्हें ऐसे दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, और कोइंसिडेंटली उसे वक्त साइंटिस्ट कम्युनिटी में यह चर्चा चल रहा था कि सूरज के अलावा जुपिटर भी सैटर्न के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ऐसे में न्यूटन ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि सन, सैटर्न और जुपिटर, इन तीनों के बीच में आखिर संबंध क्या है? मिस, क्योंकि सन के बाद सैटर्न से ज्यादा मैसिव सुबह की प्लेनेट है जुपिटर। और फिर क्या था? न्यूटन ने तुरंत अपने एस्ट्रोनॉमर कलीग जॉन फ्लेम्स स्टेट से जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट का डाटा मंगवाया और उसे स्टडी किया। उसे डाटा से कंफर्म हुआ कि जो न्यूटन सोच रहे थे वो अल में सच था। जुपिटर का मैच ही सैटर्न की ऑर्बिट को इफेक्ट कर रहा है। इससे उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि सारे ऑब्जेक्ट्स इनके पास मिस है, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, जिसे न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी का नाम दिया। लेकिन इस थ्योरी में भी एक ट्रबल था।
न्यूटन ने ग्रेविटी का सोर्स तो बता दिया था, लेकिन मैसेज एक्स अट्रैक्शंस कैसे पैदा हो रहा है, ये न्यूटन के लिए भी एक पहेली थी। इनफैक्ट ऐसा उन्होंने खुद एक लेटर में लिखा है कि आई नो ग्रेविटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पर ग्रेविटी का कोर्स क्या है ये मुझे भी नहीं पता है अब, क्योंकि इसका आंसर उसे वक्त किसी के भी पास नहीं था। इसीलिए 230 सालों तक सभी ने न्यूटन की थ्योरी को इसी लुफोले के साथ ही फॉलो किया। एटलीस्ट 1916 जब आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी के जारी ग्रेविटी को देखने का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे दिया। उन्होंने ग्रेविटी के सोर्स के साथ ये भी प्रूव किया कि अगर कल को सन गायब भी हुआ तो उसकी ग्रेविटी भी गायब हो जाएगी, लेकिन ये हमें 8 मिनट बाद ही महसूस होगा। वेल, दिस वंडरफुल अबाउट आइंस्टीन की जीटीआर जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का मास्क स्पेस टाइम फैब्रिक में एक दीप या कह सकते एक बार क्रिएट करता है, जो इंटर्न इस फैब्रिक में ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। आइंस्टीन ने ये सारी चीज थियोरेटिकल एज वेल आज एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी कर दी है। और डी से टाइम जैसे आपने पहले जाना कि कैसे जीटीआर ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि अगर सन इंस्टेंटली गायब हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स को और तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त ग जाएगा। अब ये सब सुनेंगे। आई नो आपको जीटीआर काफी परफेक्ट थ्योरी गा रही हो, बट हेयर इस वेयर एवरीवन इस रंग क्वांटम लेवल पर जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है। और डेट डी से टाइम ये ब्लैक होल जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर। शक्ति टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, उन दोनों ना क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी फंडामेंटल लेवल पर यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, और इस थ्योरी ने ब्रह्मांड में मौजूद हर फोर्स, हर मटर और हर एनर्जी का एक फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया। काफी सारे पार्टिकल्स का प्रेडिक्शन क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी द्वारा सही भी निकाला। फिर इन्हें बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फोर्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ट्रांसफर करते हैं। स्ट्रैंग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो उसके लिए ग्लव्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कोश नाम के पार्टिकल्स को आपस में पकड़ के रखते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव डीके होता है, उसके लिए ब्लू और एस बोजॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। और से प्रिडिक्शन ग्रेविटी के लिए भी किया गया, और थियोरेटिकल ये प्रूव कर दिया गया कि ग्रेविटी का भी एक फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, विच इज नथिंग बट एन ग्रेविटो, बट यू नो व्हाट। आज तक इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ से 7 ताश हो चुके हैं। अन्य बार बड़े हाइड्रो कोलाइड जैसे कई कोलाइडरों में पार्टिकल्स को कोलाइड कर देखा गया। बहुत सारे नए किम के पार्टिकल समय मिले, लेकिन ग्रेविटों का आज तक कोई नामो निशान नहीं है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने शुरू में कंफर्मेशन बियस की बात की थी, अगर आपको याद हो तो, और ये क्योंकि थ्योरी से अब आपको पता चलेगा। बेसिकली जब ग्रेविटो इतने डिकेड्स तक डिटेक्टर नहीं हुआ तो उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ये कहने लगे कि ग्रेविटो को डिटेक्टर करने के लिए उन्हें अर्थ जितने 2 पार्टिकल्स को कोलाइड करवाना, और इससे जब ग्रेविटो इमेज भी होगा तो उसे डिटेक्टर करने के लिए इतने बड़े डिटेक्टर्स लगेंगे कि वह अपने ही ग्रेविटी के अंदर कॉलेप्स हो जाएंगे। इन शॉर्ट, ग्रेविटी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके अनुसार एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से ग्रेविटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटी को थियोरेटिकल और माइक्रोस्कोपिक प्रूफ करती है, और दूसरे तरफ जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी जो मैक्रोस्कोपिकली ग्रेविटी को प्रूफ करती है। तो क्या इन दोनों थियोरीज को कंबाइन करके एक ऐसी थ्योरी नहीं बनाया जा सकता जो ग्रेविटी को फुली एक्सप्लेन कर सके कॉम्प्रिहेंसिवली? वेल, इसका डायरेक्ट आंसर है नो। इसका पहले रीजन है क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस को इंडिविजुअल फोटोज की तरह, यानी कि स्पेस टाइम को डिसकंटिन्यूअस समझना है, और वहीं पर जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी उसे एक वीडियो की तरह कंटिन्यूअस एंटिटी के तौर पर देखते हैं, और इसीलिए एक ही आदित्य को टोटली अपोजिट लेंथ से देखकर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन है क्वांटमनिक बैकग्राउंड डिपेंडेंट है और जीटीआर बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस है, और इसे सिंपली समझ सकते हैं। कैन एलिस इमेजिन, आप इंडिया के किसी घाट की और बिना मैप के ड्राइव कर रहे हो तो आप देखते हो कि गाड़ी को चलने में ज्यादा पावर इस्तेमाल हो रही है, विच मींस हम चढ़ाई पर पहुंच गए हैं और आप उसे हिसाब से एक्ट कर रहे हो। अब इसी के विपरीत अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैप होता तो ऑब्वियसली आपके पास उसे घाट का एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होता, और ऑफ कोर्स आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। बस सिमिलर फंड आया है जीटीआर और क्वांटम मैकेनिक्स का। जीटीआर के केस में बिना किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से स्पेस टाइम कितना बैंड होगा यह बताया जाता है। वहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स यूजुअली जहां डिटेक्टर होता है वहां कौन से पार्टिकल्स होना चाहिए, इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वहां कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे ये प्रिडिक्ट करता है।
इनफैक्ट इसी के बेसिस पर क्वांटम मैकेनिक्स ने ग्रेविटैम को प्रोटेस्ट किया है, पर जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब तक ग्रेवित्रन डिटेक्टर ही नहीं हुआ है, सो एट लिस्ट ग्रेविटी के इसमें क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाता है। पर फ्रेंड्स, पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो आई थिंक क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी को भी आगे चलकर प्रूव कर सकता है, जो सिमुलेशन थ्योरी को काफी हद तक कंफर्म करते हैं। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप भी साइंस की समझ रखते हो तो गॉस जुबैर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट करो, इससे हमें वीडियो बनाना का मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।